जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, वो बंदा वहां पर आ जाता है। जैसे वो ड्रैगन उस बंदे को देखता है वो थोड़ा डर जाता है। वो बंदा जैक और मास्टर को देख के उससे पूछता है कि आखिरकार वो कमीने है कौन। जैक मास्टर को बोलते कि मास्टर ये अब मुझ पर छोड़ दो। मास्टर भी इसके लिए मान जाती है। वो बंदा जैक से पूछता है कि अगर वो आंसर नहीं देगा तब मैं तुमसे खुद ही पूछ लूंगा, और वो जैक के ऊपर अटैक कर देता है अपने स्वॉर्ड के साथ। लेकिन जैक उसके अटैक को बहुत इजीली ब्लॉक कर लेता है। उस बंदे को भी समझ में आ जाता है कि जैक कोई मामूली बच्चा नहीं है। उस बंदे के पसीने छूटने लगते हैं। जैक अपने मन में सोचता है तो बेकमैन इस टाइम इतना स्ट्रांग था, और जैक उसे देख हंसने लगता है। वो बंदा गुस्से में बोलता है कि तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझ पर हंसने की। जैक कहता है क्यों, क्या मैं हंस भी नहीं सकता। तभी बेकमैन जैक को पीछे की ओर घसका देता है। फिर वो अपने पावर का यूज करने लगता है, अपने माना का। तो जैक से कहता है कि तेरी हिम्मत कैसी मुझे इंसल्ट करने की। जैक उसकी पावर देख अपने मन में सोचता है कि तो ये है 10th सर्कल मास्टर रैंक रेड माना, और वो अभी भी उतना स्ट्रांग नहीं है जो कि मैं उसे हरा ना पाऊँ। जैक भी अपने पावर का यूज करने लगता है। बेकमैन जैक की पावर देख हैरान हो जाता है। अपने मन में सोचता है ये एनर्जी तो वही है जो कि मुझे पहले फील हुआ था। लेकिन बेकमैन को क्या पता था कि उसने जो पहले एनर्जी फील किया था वो मास्टर की थी। तभी जैक बेकमैन की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और अपना घुटना बेकमैन को मार देता है। लेकिन बेकमैन अपने स्वॉर्ड से जैक के घुटने को ब्लॉक कर लेता है। कि जैक की घुटने की पावर इतनी थी जो कि बेकमैन के स्वॉर्ड में क्रैक डाल देते हैं। बेकमैन जैक से डिस्टेंस बनाने लगता है, लेकिन जैक कहाँ रुकने वाला था। वो बेकमैन के ऊपर लगातार अटैक पे अटैक किया जा रहा था। बेकमैन के साथी अपने लोड की ऐसी हालत देख के अपने लोड को चिल्लाता है, लेकिन लोड की हालत पहले ही खराब हो चुकी थी। जैक बेकमैन की तरफ बढ़ते हुए उसका मजाक बनाते हुए कहते हैं कि क्या वो बस इतने में ही बेहोश हो गया। सच में यह बहुत डिसअपॉइंटिंग था। बेकमैन जो कि होश में आते हुए अपने आप को जैसे तैसे खड़ा करने का कोशिश कर रहा था। बेकमैन जैक की पावर देख के उसकी फट चुकी थी। वो जैक से पूछता है कि आखिरकार वो है कौन, मैंने उसके जैसे कभी किसी को नहीं देखा। जैक उसके बाद सुनकर हंसने लगता है और उससे कहता है कि वो क्यों जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक प्रोपोज़ करूंगा। मतलब कि जैक उसको फ्यूचर के बारे में बताएगा कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। पर बेकमैन को जैक की बात समझ में नहीं आ रही थी। जैक कहता है मैं एक ऐसे पर्सन को जानता जो कि अभी भी भोला है पर उसके बहुत बड़े सपने हैं, लेकिन जिस दिन वो कॉन्टिनेंट का ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड मास्टर बन जाएगा तब वो तुम्हें जान से मारने यहाँ आएगा। बेकमैन जैक को गाली देते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जैक डॉज करते हुए बेकमैन का एक हाथ ही उड़ा देता है। अपने कटे हुए हाथ को देख वो हैरान हो जाता है। जैक कहता है कि उसे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि वो अभी इतना वीक है। छोड़ो, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता है, और एक जबरदस्त पंच बेकमैन के गाल के ऊपर मार के उसको वहीं पर बेहोश कर देता है। और जैक बेकमैन के पास जाके उसे और स्ट्रांग बनने के लिए कहता है, क्योंकि उसको फ्यूचर में किसी और का सामना करना है। तभी जैक नोटिस करता है कि बेकमैन का साथी उसके पीछे ही था। जैक उसे पहचान जाता है कि उसका नाम मिरेन है और वो बेकमैन का डिसाइपल है। जैसे मिरेन जैक के मुंह से अपना नाम सुनता है वो हैरान हो जाता है। वो जैक से पूछता है कि उसे कैसे पता। जैक को बहुत अच्छे से पता होता है क्योंकि फ्यूचर में जैक ने ही उसे जान से मारा था। जैक उस बंदे से कहता है कि क्या वो जानता है कि मास्टर और डिसाइपल का एक ही बॉडी होता है। जब भी मास्टर को चोट लगती है तो डिसाइपल को भी चोट लगती है। और जैक अपने पावर का यूज करते हुए उस बंदे के एक हाथ को चेन से पकड़ लेता है। जैक कहता है कि जबकि उसके मास्टर का एक हाथ नहीं है तो उसके डिसाइपल का भी एक हाथ नहीं होना चाहिए, और जैक उसके भी एक हाथ को उड़ा देता है। वो बंदा दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। मास्टर जैक से पूछती है क्या उसका हो गया। जैक कहता है कि हाँ हो गया। तभी वो टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करते हुए अपने मेंशन पहुंच जाते हैं। मास्टर कहती है तुम्हें तो ये बोरिंग लग रहा होगा। जैक कहता है कि हाँ अब मुझे इसकी आदत सी हो गई है। फिर जैक ड्रैगन की तरफ देखता है और उसका वो नाम पूछता है। वो ड्रैगन पहले ही डरी हुई थी, लेकिन वो घबराते हुए जैक को अपना नाम बता देती है कि उसका नाम सेली बेहमूथ है। जैक ड्रैगन के सर के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है कि सेली तो तुम्हारा यह नाम है, बहुत अच्छा है, फिलहाल तुम्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है। सेली जैक से कहते हैं कि ठीक है जैसा तुम चाहो वैसा करो। अगले सीन में सेली को देखते हैं जो कि रेस्ट कर रही थी। मास्टर जैक से कहती है अब वो ड्रैगन लॉर्ड के बारे में क्या करेगा। जैक कहता है मुझे नहीं पता, और वैसे भी जिसको अपना सिर पहले कटवाना है वो खुद ही यहाँ पर आएगा। मास्टर जैक की आंसर सुन के काफी खुश हो जाती है और कहते हैं कि इंटरेस्टिंग, तो उसकी सोच बिल्कुल मेरी जैसी है। जैक हंसते हुए कहता है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। बाद हमें बताया जाता है वैलेंटाइन मिलर जो कि 400 साल से एक डार्क मैज है। उसने बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट को हासिल किया है। उसने ह्यूमन वर्ल्ड को बिल्ड किया, लेकिन वर्ल्ड उसका नाम तक नहीं जानती जो मास्टर ने उनके लिए किया है। लेकिन इस बार मास्टर को ह्यूमंस के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करने की जरूरत नहीं है। मास्टर पहले तो जैक की बात सुनती है, लेकिन वो इसके लिए मान जाती है। फिर वो वहाँ से जाने लगती है। जैक मास्टर से पूछता है कि क्या हुआ मास्टर। मास्टर जैक को कहते हैं कि वो आज का दिन बहुत थक गई है इसलिए वो शावर लेने जा रही है। जैक कहता है कि ओ ऐसा है क्या, ठीक है। और अगले दिन में मास्टर को देखते हैं जो कि शावर लेके आ भी जाती है। जैक मास्टर की तारीफ करता है कि मास्टर आप तो आज बहुत सुंदर लग रही हो। मास्टर जैक से कहते हैं कि उसे भी जाके शावर ले लेना चाहिए। जैक कहता है कि क्यों नहीं, और वो भी शावर लेने के लिए चला जाता है। जैसे कपड़े खोल के अपने आप को मिरर में देखता है कि उसके बॉडी के ऊपर बहुत सारे क्रैचेस के निशान थे, मानो कि उसे बहुत टॉर्चर किया गया है और उस टॉर्चर की निशान अभी भी उसके बॉडी के ऊपर है। अगले सीन में मास्टर को देखते जो कि हैरान लग रही थी क्योंकि जैक वहाँ पर चेयर लेके आ रहा था।
मास्टर जैक से पूछती है कि उसने अपना पैजामा क्यों नहीं पहना, क्या वो कहीं जा रहा है क्या। पर जैक इसके लिए मना कर देता है और चेयर को लगा के अपने मास्टर के पास ही बैठ जाता है। उसकी मास्टर जैक को देखने लगती है और उसे पूछती है क्या उसे दर्द हो रहा है। जैक नोटिस करता है कि उसके गालों के ऊपर अभी भी कट्स के निशान थे, लेकिन वो मास्टर से मजाक करते हुए कहता है कि हाँ मास्टर, लग रहा है कि मैं अभी मर जाऊंगा। मास्टर कहते हैं कि ओ ऐसा है क्या। जैक कहता है कि नहीं, अब ये थोड़ा ठीक है। मास्टर जैक से पूछते हैं कि उसने अपने कपड़ा क्यों नहीं पहना, क्या वो आज नहीं सोने वाला। जैक कहते हैं कि नहीं, आज ऐसी बात नहीं है। और वो दोनों इसी तरह बात करते रहते हैं। जैक देखता है कि मास्टर बात करते करते ही सो चुकी है, इसलिए जैक मास्टर के पास जाके मास्टर को कंबल उड़ा देता है। तभी सीन कट होता है। हमें दिखाया जाता है ड्यूक एसेंबल के अंडरग्राउंड प्रिजन को। बेलमी को देखते जो कि ब्लूटस से पूछताछ कर रहा था, लेकिन ब्लूटस बेलमी को कुछ नहीं बता रहा था, जिससे बेलमी गुस्सा आ जाता है। बेलमी ब्लूटस से दोबारा पूछताछ शुरू करता है, लेकिन ब्लूटस वो अपना मुंह खोलने के लिए तैयार ही नहीं था। ब्लूटस उल्टे बेलमी को ही धमकी देता है कि उसका टेस्लन किंगडम बहुत जल्दी बर्बाद हो जाएगा, उसे सावधान हो जाना चाहिए। बेलमी ब्लूटस से कहता है उसे क्या लगता है कि वो यहाँ से आसानी से बच के निकल जाएगा। ब्लूटस बेलमी की बात सुन के हंसने लगता है। बेलमी समझ जाता है कि ये कमीना कुछ नहीं बताने वाला, और बेलमी वहां से जाते हुए ब्लूटस के बारे में ही सोच रहा था। ब्लूटस के अंदर डर नाम का नामो निशान नहीं था। उसे लग रहा है कि वो यहाँ से आसानी से बच जाएगा, लेकिन बेलमी को कुछ टेंशन तो हो रही थी कि कुछ बुरा ना हो, इसलिए बेलमी सोचता है कि कुछ देर बाद वो ब्लूटस से दोबारा पूछताछ करने जाएगा। पर 4 घंटे बाद ड्यूक एसेंबल के प्रिजन में आग लग चुकी थी, और ये जैसे बेलमी को पता चलता है वो ब्लूटस के पास भागते हुए प्रिजन में जाता है, लेकिन वो देखता है कि ब्लूटस पहले ही मर चुका है। उसे भी नहीं पता था कि ये अचानक से कैसे हुआ। सीन कट होता है अगले मॉर्निंग में। थेनोस और चैलेट उस ड्रैगन को देख के हैरान थे। जैक भी थोड़ा परेशान लग रहा था, लेकिन थेनोस को अपने आंखें के ऊपर अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके सामने सच में एक रियल का ड्रैगन है, इसलिए वो जैक से पूछता है यंग मास्टर क्या यह सच में रियल ड्रैगन है। जैक कहता है कि हाँ, क्या तुमने कभी ड्रैगन नहीं देखा है। थेनोस का मुंह बंद हो जाता है। उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि अब वो बोले तो बोले क्या। एक ड्रैगन ऐसी स्पीसीज है जो कि ऑलमोस्ट लोगों के बीच में एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन अचानक से एक ड्रैगन लोगों के बीच में आ जाए तो उनके लिए ऐसा रिएक्ट करना एक नॉर्मल बात है। और ये बात जैक को अच्छे से पता होती है, इसलिए जैक समझ सकता है कि थेनोस अभी क्या सोच रहा है। पर चार्लेट के लिए ऐसा नहीं था, इसलिए चार्लेट उस ड्रैगन को देख के उसके ऊपर गुर्रा रही थी। तो जैक चार्लेट को शांत कराता है और वो कहता है कि वो उसके अंकल जैसा नहीं है, वो उससे अलग है। चार्लेट जैक की बात समझते हुए वो शांत हो जाती है और वो जैक से माफी मांगती है, और जैक सैली को भी चिंता करने से मना करता है। फिर जैक बताता है क्या एक नॉर्मल ह्यूमन एक ड्रैगन के बॉडी को काट सकता है। इसका आंसर है नहीं, लेकिन एक ड्रैगन ब्लेसिंग ऑफ बिंग से ज्यादा कुछ नहीं है। पर एक हायर चांस था, एक पर्सन ने सैली के बॉडी को काट दिया, वो भी एक्सपेरिमेंट के लिए, और उसका नाम था बैकमैन। हालांकि जैक ने उसे बहुत गंदी तरीके से धो दिया था, और इसलिए सैली जैक से थोड़ी डरी हुई है। जैक भी इस बात को समझ सकता है, इसलिए जैक सैली को भरोसा दिलाता है कि वो उसको कुछ नहीं करेगा। सैली जैक की बातें समझ जाती है। जैक को भी अच्छा लगता है कि सैली उसकी बातें समझ गई। फिर मास्टर अपने पावर का यूज करने लगती है सैली के ऊपर। सैली इससे घबरा जाती है, लेकिन मास्टर सैली के कटे हुए हाथ पर मैजिक करके उसको दोबारा से रीजनरेट कर देती है। सैली जब देखती है अपने हाथ को दोबारा से रीजनरेट होते हुए, उसे अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मास्टर इतने में नहीं रोकती, वो सैली के ऊपर दोबारा से अपने पावर का यूज करने लगती है। सैली घबराई हुई थी, लेकिन वो समझ जाती है कि मास्टर क्या करने की कोशिश कर रही है। हम देखते हैं कि मास्टर अपने पावर से सैली के ड्रैगन फॉर्म से उसको ह्यूमन फॉर्म में चेंज कर देती है। सैली भी अपने ह्यूमन फॉर्म पाके काफी खुश थी। मास्टर कहती है अब से किसी का भी अटेंशन तुम पे नहीं आएगा। चार्लेट और थेनोस मास्टर की पावर देख के वो पूरी तरह शॉक में थे। जैक भी अपने मास्टर को देख सोच रहा था कि उसकी मास्टर एक नॉर्मल पर्सन की तरह देख रही है और साइन कर रही है। मास्टर नोटिस करते कि जैक उसी की तरफ देख रहा है, इसलिए मास्टर जैक से कहती है तुम्हारा तो आज इंटरेस्ट सेरेमनी है। जैक मास्टर की बात सुनकर थोड़ा परेशान लग रहा था, लेकिन वो इसके लिए हाँ कहता है। फिर जैक की नज़र सैली की तरफ जाती है। सैली से पूछता है क्या तुम्हें भूख लगी है, जरा सोचने दो ड्रैगन्स नॉर्मली क्या खाते हैं, वैसे तुम्हें क्या पसंद है, मीट, फिश, वेजिटेबल या स्टिक। पर सैली को जैक की बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिरकार ये स्टिक क्या होता है। जैक सैली का ऐसे रिएक्शन देख के पता चल जाता है कि उसको खाने के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए जैक सैली से प्रॉमिस करता है कि वो अपने शेफ से बोल के उसके लिए अच्छा खाना बनवाएगा। इसके बाद हमें एकेडमी की ओर ले जाया जाता है। एकेडमी के पहले दिन हेडमास्टर आइमिंगडिन एकेडमी के सभी हिस्ट्री के बारे में और टेस्लन किंगडम के हिस्ट्री के बारे में लेक्चर देने लगते हैं। टेस्लन किंगडम को किसने बनाया, एकेडमी को किसने बनाया और उसकी एकेडमी कितनी हजारों सालों से चली आ रही है। जैक भी हेडमास्टर की बात सुन रहा था। वो हेडमास्टर आगे लेक्चर देने लगता है, जो कि हेडमास्टर की स्पीच किसी काम का नहीं थे। बिल्कुल मेरी तरह दूसरे स्टूडेंट भी, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये लेक्चर पूरे 2 घंटे तक चली और लास्ट में हेडमास्टर कहता है कि बस इतना ही। लेक्चर खत्म होने के बाद सभी स्टूडेंट अपने अपने कामों के लिए निकल जाता है। कोई बोलता है मुझे भूख लगी है, कोई बोलता है कि ये तो बहुत थका देने वाला था। जैक भी 2 घंटे की लेक्चर सुनकर
काफी बोर हो चुका था। तभी उसकी नजर एक बंदे की तरफ जाती है। वो समझ जाता है कि वो उसका भाई फिलोन है, इसलिए जैक फिलोन को आवाज देता है। जैसे ही फिलोन जैक की आवाज सुनता है वो घबरा जाता है। जैक फिलोन के पास जाके उससे पूछता है कि ओ मेरे भाई, तुम यहाँ पर कब आए। फिलोन कहता है कि वो आज ही आया, लेकिन वो घबराया हुआ था। जैक फिलोन के और करीब जाता है और कहता है कि ओ, देख के लग रहा है कि मेरे भाई का पानी से डर छूट गया। हा, मैं मजाक कर रहा हूँ मेरे भाई। और हाँ, जब भी हम एक दूसरे से मिले तो हमें ग्रीट करना चाहिए, क्योंकि हम भाई है और एक दूसरे के ब्लड को शेयर करते हैं। क्या तुम मुझे आंसर नहीं दोगे या मुझे तुम्हें दूसरों के सामने बेइज्जती करनी पड़ेगी। फिलोन के डर के मारे पसीने छूट रहे थे, लेकिन वह डरते हुए हाँ कहता है। जैक कहता है कि ओ देखो तो, तुम्हारे दोस्त तुम्हारे यहीं वेट कर रहे। लगता है कि मैंने तुम्हारा कुछ ज़्यादा ही टाइम ले लिया, इसलिए अब तुम अपने दोस्तों के साथ वापस जा सकते हो। फिलोन की पहले ही फटी हुई थी, इसलिए वो वहाँ से भागने लगता है। फिलोन के दोस्त फिलोन को रोकते हैं कि वो इतना जल्दी में क्यों है। तभी जैक के पास चार्लेट आती है और जैक से पूछती है कि बॉस, क्या वो तुम्हारा फैमिली से है। जैक मना कर देता है, लेकिन चार्लेट कहती है कि लेकिन आपने कहा था कि आप दोनों ब्लड को शेयर करते हो। जैक कहता है कि हाँ ये सच है, लेकिन ब्लड को शेयर करना ये जरूरी नहीं है कि हमें एक ही फैमिली बनाता है। तुम्हें इसके बारे में ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन चार्लेट थोड़ी परेशान लग रही थी। वो जैक से पूछती है लेकिन फिर मैं कौन हूँ। जैक चार्लेट की इस तरह मासूमियत देख उससे कहता है कि ऑफकोर्स तुम मेरी फैमिली हो। तभी वहाँ पर मास्टर और थेनोस आ जाती है तो जैक उसकी तरफ जाने लगता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि जैक अपने लोगों को अपना फैमिली मानता है जो उसके साथ होते हैं, और जो जैक के लोगों के साथ बुरा करता है तो वो उसे नहीं छोड़ता, चाहे वो खुद के फैमिली के ही क्यों ना हो। दूसरी ओर फिलोन को देखते हैं, जो कि फिलोन के दोस्त फिलोन को कहते हैं कि फिलोन आज तुम्हारे साथ क्या गलत है। फिलोन कहता है कि तुम्हारा इससे क्या मतलब है। उसका दोस्त जैक के बारे में बताने लगता है कि मैंने सुना है कि वो एक कचड़ा है, वो तो तुम्हारे सामने आके भी नहीं डरा, क्या कुछ हुआ है। फिलोन अपनी दोस्त की इस तरह बातें सुन के गुस्से में दांत किसते रह जाता है। वो सोचता है जैक ने आज उसे कैसे धमकाया। जैक पहले फिलोन के सामने एक खिलौना था, जो कि फिलोन के सामने खड़े होने से भी बहुत डरता था। फिलोन का जब भी मन होता वो जैक को पीटा करता था, लेकिन अब सब कुछ बदल गया। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। वो जैक के पास दोबारा वापस जाने लगता है। फिलोन के दोस्त फिलोन को पीछे से रोकता है कि फिलोन तुम कहाँ जा रहे हो। फिलोन उनकी बातों के ऊपर ध्यान नहीं देता और वो वहाँ से जाने लगता है। उसके दोस्त वापस में बात करने लगते हैं। एक दोस्त कहता है कि आखिरकार फिलोन के साथ क्या गलत है। दूसरा बोलता है कि मुझे भी नहीं पता। फिलोन जैक के पास चिल्लाता है, ए कमीने। जैसे ही जैक फिलोन की बातें सुनता है तो उसकी तरफ घूर के देखता है। फिलोन को भी जैक की नजर देख के उसकी भी फट जाती है। तभी जैक फिलोन के करीब चला जाता है और कहता है कि क्या वो गुस्सा है, क्या वो मुझे पीटना चाहता है। फिलोन जैक को इतने करीब देख के उसकी पहले ही फटी हुई थी, इसलिए वो अपने सर मोड़ के कहता है कि नहीं मैं। फिलोन इतना घबरा जाता है कि वो डर के मारे वहीं बैठ जाता है। जैक कहता है कि सीरियसली ये तो बहुत बोरिंग था। फिलोन सोचता है कि भले ही अब मुझे पानी से डर नहीं लगता, लेकिन मुझे जैक को देख के डर क्यों लग रहा है। फिलोन को इससे पहले ऐसा कभी फील नहीं हुआ, क्योंकि उसे नहीं पता था पावरफुल लोगों के सामने कमजोर लोग अपने आप ही घुटने टेक देते हैं। इसे ही ट्रॉमा कहा जाता है, जो कि फिलोन को हो चुका था। सीन कट होता है कुछ देर बाद जैक और मास्टर को देखते हैं, जो कि डिन से मिलने आए होते हैं। उन्हें पता चलता है कि ब्लूटस मर चुका है, लेकिन जैक को इसे घंटा परवाह नहीं है कि कौन मरता है या कौन जीता है। जैक हेडमास्टर से कहता है कि क्या वो बस इतना ही बोलना चाहते थे या कुछ उन्हें और भी बोलना है। हेडमास्टर इसके लिए मना कर देता है। इसके बाद जैक डिन से मेंशन देने के लिए थैंक यू बोलता है, और ये भी कि उसने बहुत अच्छा शेफ दिया है, वो बहुत अच्छा खाना बनाता है। डिन कहता है कि ओ ऐसा है किया। जैक कहता है कि ठीक है अब मैं चलता हूँ, लेकिन डिन जैक को वहीं रुकने के लिए बोलता है। जैक हैरानी भरी नजरों से डिन की तरफ देखता है। डिन जैक से कहता है मैंने सुना है कि तुम स्वॉर्डमैनशिप के मेजर के फर्स्ट ईयर में हो, पर क्या तुम्हें मैजिक में इंटरेस्ट है। ये सुन जैक थोड़ा हैरान होता है। जैक समझ जाता है कि डिन क्या करना चाहता है, और जैक डिन से पूछता है कि ये जरूर मैजिक टावर मास्टर की एक रिक्वेस्ट होगा। डिन कहता है कि हाँ तुमने सही कहा। जैक कहता है पर मुझे एकेडमी अटेंड नहीं करना। मास्टर जैक को बताता है कि एकेडमी का रूल कुछ ही दिन में चेंज किया जाएगा। अगर वो मैजिक मेजर में आ जाता है तो उसे ज्यादातर क्लास को अटेंड नहीं करना होगा। जैक डिन के बात सुनकर समझ जाता है कि वो बुढ़ा बहुत चालाक है। हालांकि जैक को ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट चाहिए, लेकिन वो क्लास को अटेंड नहीं करना चाहता। जैक इसके लिए मान जाता है, लेकिन उसकी एक कंडीशन है, वो वीक में एक बार ही क्लास को अटेंड करेगा। हेडमास्टर कहता है लेकिन ये बहुत कम है, कैसा रहेगा वीक में 3 बार, मतलब एक वीक में उसे 3 दिन आना होगा। जैक कहता है कि ओल्ड मैन मेरा कोई इंटेंशन नहीं है क्लास अटेंड करना, क्योंकि उसके लिए सीखने के लिए यहाँ कुछ नहीं है, और वैसे भी उसके पास एक पहले से ही एक ग्रेट मास्टर है। डिन कहता है कि अगर उसके पास सब कुछ है तो उसने एकेडमी में एडमिशन क्यों लिया। जैक कहता है कि वेल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट के लिए, बस इतना ही। डिन जैक की बात सुन के हैरान था। वो कहता है क्या ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट के लिए? क्या उसका इरादा एकेडमी के ट्रेजर रूम में जाने का है? हमें एकेडमी का ट्रेजर डिपॉजिटरी के बारे में बताया जाता है। टसलन किंगडम में एकेडमी अपने स्टूडेंट को ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट ही नहीं देती, बल्कि उन्हें एकेडमी के ट्रेजर रूम से एक वेपन चुनने का भी मौका देती है। हेडमास्टर आगे बताता है कि लेकिन अंदर के ज्यादातर प्रीशियस चीजें स्टूडेंट पहले ही ले चुके हैं। वहाँ पर एक कोई ढंग का स्वॉर्ड भी मिलना मुश्किल होगा, लेकिन वो जैक के लिए एक अच्छा सा स्वॉर्ड बनवा सकता है। ट्रेजर रूम के अंदर रखे गए स्वॉर्ड से भी अच्छा होगा। जैक कहता है लेकिन ये फ्री तो नहीं होगा। जैक को अच्छे से पता है कि सभी लोग जानते हैं कि बेलमी वो डिन के साइड है, एक लॉयल वेसल जो कि 30 साल से भी ज्यादा डिन के साइड है, और वही
वेसल का मुझे अपना स्टूडेंट बनाना चाहता है। ये बूढ़ा आदमी चालाक लेकिन बहुत क्यूट है। हेडमास्टर बात को रोकते हुए कहते हैं कि ठीक है, हम जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे थे हमें उस पर फोकस करना चाहिए। मुझे लगता है कि वीक में 2 दिन ये ठीक रहेगा, तुम्हें क्या लगता है? जैक समझ जाता है कि वो बूढ़ा आदमी हार नहीं मानेगा, इसलिए जैक इसके लिए मान जाता है। डीन कहता है कि ठीक है, तो वो आज से ही मैजिक टावर मास्टर का। तभी जैक उसको बीच में ही रोक देता है। जैक कहता है वो क्लास तो अटेंड करेगा पर वो मैजिक टावर मास्टर का स्टूडेंट नहीं बनेगा। डीन पूछता है पर क्यों? जैक कहता है ये ऑब्वियस है, मेरी आंखें बहुत अच्छी है। जब भी माना की बात आती है मेरी आंखें साफ साफ देख सकती है कि वो कितना टैलेंटेड है और वो कितना ग्रो करेगा। और जो मेरे पास टैलेंट है वो बहुत ज्यादा है, वो जितने इमेजिन कर सकता है उससे भी ज्यादा। डिन कहते हैं कि इंटरेस्टिंग, उसकी आंखें जेम्स की तरह है जो कि टैलेंट को पहचान सकता है। अगर ये सच है तो मैं तुम्हें मार्क्विस बना दूंगा। जैक ये सुन एक पल के लिए हैरान हो जाता है और वो हंसने लगता है इस बात पर। डिन भी हैरान था, उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि जैक इतना क्यों हंस रहा है। जैक कहता है कि मुझे माफ करना लेकिन ये बहुत फनी था। एक मार्क्विस अगर वो फ्री में भी ये पोजीशन देगा तभी मैं ये नहीं लूंगा। तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। डिन कहता है कि लेकिन जैक वहीं रुक जाता है और पूछता है क्या? डिन कहता है क्या मेंशन में कुछ हुआ था? जैक एक पल के लिए शांत हो जाता है, फिर वो मेंशन के लोगों के बारे में सोचता है कि जब उस पर अटैक हुआ था तो मेंशन के लोग अचानक से बेहोश हो गए थे। पर जैक इसको मना कर देता है और कहता है कि नहीं, कुछ नहीं हुआ था। जैक रूम के बाहर आ जाता है, उसे रिलीफ होता है कि हेडमास्टर को पता नहीं चलता। तभी जैक कुछ नोटिस करता है अपने सामने। जैक अपने सामने देखता है कि उसके सामने एक पेंटिंग है, जिस पेंटिंग में उसके मास्टर को दिखाया गया एक डीमन को मारते हुए। जैक को तभी अचानक से अपने मास्टर के बारे में याद आता है कि उसकी मास्टर उसके साथ नहीं है। तभी डिन को देखते हैं, मास्टर कहते कि तुम्हारी चाय काफी अच्छी है। लेकिन डिन वो तो कुछ और ही सोच रहा था, उसके पसीने निकल रहे थे। वो सोचता है कि मुझे पॉलिटिकल फाइट करते हुए 10 साल से भी ज्यादा हो गया है और मैं बहुत लोगों को अच्छे से जज भी कर लेता हूँ, चाहे वो मर्सनरी या नोबल या नाइट या खुद किंग क्यों ना हो। पर मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ। उसका हर एक मूवमेंट और उसका आउटफिट भी ऑर्डिनरी है, पर मैं उस वुमेन को देख के बता सकता हूँ कि वो वुमेन कोई ऑर्डिनरी नहीं है। तभी मास्टर कहते कि तुम्हारी स्पीच काफी इंप्रेसिव था, अकेडमी के डीन बनने से अच्छा तुम एक जनरल बन सकते थे। डीन बताता कि हाँ, वो एक टाइम में बैटलफील्ड में सर्व कर चुका है। मास्टर कहते कि और ये बात बेलमी नाम के लड़के पर भी लागू होती है। जंगल सिटी में अभी भी बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं। मास्टर एक पल के लिए शांत हो जाती है और डिन को बताती है कि क्या वो इसे प्रोटेक्ट कर सकता है। वो इसे प्रोटेक्ट करना चाहता है। डिन कुछ कहने जा ही रहा होता है, तभी गेट खोलते हुए वहाँ जैक आ जाता है और कहता है कि मास्टर क्या आप यहीं पर हो अभी तक? डिन जैक को अचानक से देख के घबरा जाता है, वो कुछ बोल ही नहीं पाता। मास्टर कहते हैं कि हाँ, मैं बस निकल ही रही थी। तभी सीन कट होता है, हमें बाहर के लोगों को दिखाया जाता है जो कि किसी को देख के हैरान थे। वो लोग मास्टर की खूबसूरती देख के हैरान थे। एक बंदा मास्टर के पास जाके अपना ब्रेड ट्राई करने के लिए बोलता है, लेकिन मास्टर ये बोल के मना कर देती है कि उसको ब्रेड से एलर्जी है। एक लड़की मास्टर के पास जाकर उसे चाय पीने के लिए बोलती है, पर मास्टर उसको ये बोल के मना कर देते हैं कि वो चाय पहले ही पी चुकी है। मास्टर का रिजेक्शन, वो दोनों सदमे में चले जाते हैं। जैक सोचता है कि उसकी मास्टर सुंदर है, इसलिए दूसरे उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। वो लोग इसी तरह आगे बढ़ते रहते हैं। जैक मास्टर से पूछता है कि मास्टर आप इतना अपसेट क्यों हो? मास्टर जैक से पूछते हैं कि डेमन रोमन, क्या तुम में उस पर ट्रस्ट है? बताता है कि मास्टर मैं किसी ऐसे लोगों पे भरोसा नहीं करता जो मेरे लोगों में से नहीं है। एक बार डिन की हम एक दूसरे को बस यूज कर रहे हैं, तो आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। मास्टर कहते कि वेल, तो तुम एक ऐसे पर्सन हो जो कि तुम्हारा कोई फायदा नहीं उठा सकता। जैक और मास्टर इसी तरह बात करते करते एक जगह पे पहुंच जाते हैं जो कि एल्वेसा गिल्ड रहता है। मास्टर जैक से पूछते हैं कि वो यहाँ क्यों आए हैं, तो जैक बताता है कि वो अपना पैसा लेने आया है। हमें एल्वेस गिल्ड के बारे में बताया जाता है जहाँ पर मर्सनरी हंटर मिलते जो कि तुम हायर कर सकते हो। और जैक को अच्छे से पता है कि जो जैक को असिस्टेंट करने के लिए आए थे 9 सर्कल माना यूजर, वो इसी जगह से हायर करवा गए थे। और जैक गिल्ड के अंदर चला जाता है। एक स्टाफ जैक से पूछती है कि वेलकम सर, मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ? जैक बताता है कि उसे तुम्हारे ब्रांच मैनेजर से मिलना है और अपने ब्रांच मैनेजर से ये भी कहना कल रात 9 सर्कल एसोसिएशन। ये सुन वो लड़की घबरा जाती है। वो डरते हुए बोलते कि मुझे मत बताना कि तुम्हारा नाम जैक वॉलंटियर है। दूसरा बंदा उस लड़की का मुंह बंद करते हुए कहता कि अरे चुप हो जा। जैक कहता कि वेल लगता है कि तुम मुझे जानती हो, पर तुम इतना सरप्राइज क्यों हो? मैं तो बस गेस कर रहा था डिस्ट्रिक्ट हरमन ने यहाँ से एसिस्टेंट को हायर किया है। वो लड़की इतना घबरा जाती है, वो कुछ बोल ही नहीं पाती। जैक कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें 5 मिनट देता हूँ अपने ब्रांच मैनेजर को यहाँ पर लाने के लिए। और जैक टाइमिंग भी स्टार्ट कर देता है, लेकिन उसे वार्न करता है अगर तुम्हारा ब्रांच मैनेजर यहाँ पर नहीं आता तो एल्वेस गिल्ड जो भी है मैं इस दुनिया से उसका एग्जिस्टेंस ही मिटा दूंगा। वो लड़की वहाँ से चली जाती है। मास्टर जैक से पूछते हैं क्या वो सीरियस है, तो जैक पूछता है किस बारे में? मास्टर कहते हैं कि इस गिल्ड को एग्जिस्टेंस से ही मिटा देना। जैक कहता है कि मास्टर आपको शायद कुछ पता होना चाहिए, इस किंगडम में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जिसे गिल्ड कहा जाता है, और उनमें जुड़े ये वर्ड एडवेंचर गिल्ड। ये कोई नॉर्मल गिल्ड नहीं है बल्कि एक एजेंसी है। आप बोल सकते हो कि यहाँ से आप इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हो। मास्टर कहते हैं कि ये दुनिया सच में बहुत बदल गई है। एक बताता है कि एक्चुअली में मैं यहाँ पर एक रिक्वेस्ट लेके आया था।
उस पैसे को खोजने के लिए जो कि डेजिट हरमन ने मुझे मारने के लिए एसिसन हायर करने के लिए यूज किया था। जैसे कि अपने स्टाफ का रिएक्शन देखा ही होगा, तो मास्टर कहते कि हाँ उसे पता था कि तुम कौन हो, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो सरप्राइज है कि तुम अभी भी जिंदा हो। जे कहता है कि हाँ एक दूसरे नोबल को मारने के लिए एजेंसी के माध्यम से एक एसिसन को हायर करना, मतलब दुनिया को बताना एक एजेंसी एक नोबल को मारने जा रहा है। मैंने जितना सोचा था डिस्ट्रिक्ट उससे भी ज्यादा बेवकूफ निकला। मास्टर भी कहते हैं कि हाँ मैं दूसरे के रिएक्शन को देख के बता सकती हूँ कि वो क्या सोच रहे। देखो मैं सिंपल भाषा में बता देता हूँ। डेट्रिच जो कि जैक को मारना चाहता था वो इस गिल्ड के पास है जिसे एल्वेस गिल्ड कहा जाता है, और उस गिल्ड ने एक एजेंसी जैसा काम किया और डेट्रिच को एक एसिसन से मिलवाया जो कि वो लोग जैक को मारने में डेट्रिच का हेल्प करेंगे। जैक ने उन सभी एसिसन के साथ साथ डेट्रिच को भी मार दिया था और जैक उन पैसे को लेना चाहता है जो कि उसको मारने के लिए एसिसन हायर किए गए थे, और जो भी इनमें इन्वॉल्व है जैक उसी के पास जाके उनसे वो पैसा मांगना चाहता है। इसलिए जैक इस गिल्ड के पास आया जो कि इसमें इन्वॉल्व था। इसमें उसी लड़की को देखते जो कि बोलती है ब्रांच मैनेजर। ब्रांच मैनेजर कहता है कि हाँ क्या हुआ। लड़की थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे आपको कुछ बताना है, यहाँ पर जैक वॉलंटियर आया है। अब ये सुन के वो हैरान हो जाता है और कहता है क्या क्या तुमने अभी क्या कहा। ब्रांच मैनेजर सोचता है कि क्या वो अभी भी जिंदा है। फिर वो उस लड़की से पूछता है मार्किस हाउस का बेटा, क्या तुम श्योर हो कि वो वही है। लड़की कहती है मुझे फैमिली के बारे में तो नहीं पता, लेकिन मैं श्योर हूँ कि वो जैक वॉलंटियर ही है। लड़की घबराई हुई रहती है, लेकिन फिर भी हिम्मत करते हुए कहती है कि और उसने ये भी कहा था कि कल रात 9 सर्कल एचसीसीएन, और अगर आप वहाँ पर 5 मिनट में नहीं जाते वो इस गिल्ड को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा, मीन इस दुनिया से इस गिल्ड का एग्जिस्टेंस ही मिटा देगा। ब्रांच मैनेजर सोचता है कि मैं 34 साल का हो चुका हूँ, मैंने कई सारी चीजें देखी है मर्सनरी से लेके ब्रांच मैनेजर तक, पर मैंने कभी नहीं सुना है कि पेंटेना गिल्ड जो कि एसिसिन का एक ग्रुप है जो कि कभी फेल हुई है। यहाँ तक कि गिल्ड मास्टर जो कि 9 सर्कल का माना यूजर है वो खुद पर्सनली अपने टारगेट को मारने के लिए गया था। नहीं अभी सोचने का टाइम नहीं है, अभी वो बच्चा, मेरा मतलब है कि वो यंग मास्टर कहाँ पर है। अगले सीन में ब्रांच मैनेजर को देखते हैं जो कि कहता है कि मुझे माफ करना जो कि मैंने आपको वेट कराया, मैं इस गिल्ड का ब्रांच मैनेजर हूँ और मेरा नाम कल्लू कालिया है। एक और मास्टर ब्रांच मैनेजर की तरफ देखते हैं जो कि उनका कोई खास रिएक्शन नहीं होता। फिर वो लोग बात करने के लिए एक दूसरे रूम में चले जाते हैं। ब्रांच मैनेजर चाय के लिए पूछता है, लेकिन जैक उसको मना कर देता है। ब्रांच मैनेजर को कहता है कि ठीक है अब बिजनेस पर आते हैं। ब्रांच मैनेजर ये सुन के हैरान हो जाता है। वो कहता है क्या बिजनेस का आपका कोई रिक्वेस्ट है। जैक कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि तुम ऐसा बोल सकते हो। जैक को उसकी आंखें देख के लग रहा था कि उसको पैसा मिलने वाला है। उसे क्या पता था कि उसको पैसा नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलेगा। जैक कहता है कि कुछ लोग कल रात मुझे मारने के लिए आए थे और मुझे पता चला है कि इसमें एल्वेस गिल्ड भी शामिल था जो कि डेट्रिच को पेंटा गिल्ड से मिलवाने का काम किए थे। ब्रांच मैनेजर कहता है कि हाँ ये सच है। जैक उसे देख सोचता है कि वो बिल्कुल ही गिल्ट फील नहीं कर रहा और उसने इसे एक्सेप्ट भी कर लिया। इसलिए जैक डायरेक्ट पॉइंट के ऊपर आता है, कहता है कि मैं श्योर हूँ कि उन लोगों को बहुत सारा पैसा दिया गया होगा मुझे मारने के लिए। मैनेजर कहता है कि शायद ऐसा हो सकता है, लेकिन हमें भी नहीं पता कि कितना पैसा दिया गया था। जैक कहता है कि इसलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ। ब्रांच मैनेजर को कुछ समझ में नहीं आता। जैक कहता है कि जो पैसा उन पर काम करने के लिए यूज किया गया था, मैं चाहता हूँ कि तुम उस पैसे को खोजो और मेरे पास लेके आओ। ब्रांच मैनेजर हैरान हो जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। जैक कहता है कि मुझे अपनी बात दोबारा दोहराना पसंद नहीं, क्या तुम समझे। ब्रांच मैनेजर कहता है कि हाँ मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इसका भी कोई प्रोसेस होता है। जैक कहता है क्या प्रोसेस। ब्रांच मैनेजर कहता है कि देख के लग रहा है कि आप हमें काम पर रख रहे, इसलिए हमें एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना होगा। और ब्रांच मैनेजर गिल्ड का रूल और रेगुलेशन बताने लगता है जैक को। जो भी कस्टमर गिल्ड में आता है तो उसे अपना नाम और वो कहाँ से आया है और कौन सा फैमिली से है और उसका क्या काम है और उसके लिए कितना पैसा लगेगा, ब्ला 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 ब्ला। वो अपने किंगडम के लॉ के अकॉर्डिंग अपना गिल्ड चलाते हैं, इसलिए उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना होगा अगर उन्हें अपना काम करवाना है तो। जैक उसकी इतनी बड़ी बड़ी बातें सुन गुस्सा जाता है और कहता है कि बउआ लगता है कि तुम ठीक से समझे नहीं, मैं यहाँ पर कोई रिक्वेस्ट करने नहीं आया। वो पर्सन जिसने मुझे मारने का कोशिश किया और वो पर्सन जिसने उसकी हेल्प की, वो सभी मेरे लिए एक समान है। रहा साल काम का पैसा लेने की बात, तो तुम बहुत गलत फैमिली में हो। अगर वो ये नहीं करता जो मैं बोल रहा हूँ तो मैं तुम्हारे सारे गिल्ड मेंबर को मार डालूंगा। ब्रांच मैनेजर कहता है कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, हम किंगडम के लॉ के प्रोटेक्शन में हैं। जैक कहता है कि किंगडम का लॉ मेरा पिछवाड़ा, बकवास करना बंद कर। और जैक ब्रांच मैनेजर को धमकी देता है कि अगर उसने उसका काम नहीं किया तो वो उसके सुंदर चेहरे को निकाल लेगा। और जैक उसे 2 वीक का टाइम देता है, उसे कुछ भी करना क्यों ना पड़े, लेकिन जैक को पैसा उसको खोज के उसके पास लाना होगा। और जैक साथ ही साथ अपने पावर को भी रिलीज कर रहा था, जिससे रूम की हालत बहुत खराब हो जाती है। यहाँ तक कि ब्रांच मैनेजर की भी हालत खराब हो चुकी थी। और जैक अपने मास्टर के साथ वहाँ से जाने लगता है। तभी जैक वहीं पर रुक जाता है और कहता है कि और हाँ अगर मेरे पैसे के साथ हेर फेर हुई तो वो जानता है कि मैं क्या करूँगा।
जिम्मेदार वो खुद होगा। अगर एक भी गोल्ड गायब होता है तो क्या तो समझ गए ब्रांच मैनेजर। वो तो अलग सदमे में रहता है लेकिन फिर भी बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया। फिर जैक और मास्टर वहाँ से चले जाते हैं। वो लड़की ब्रांच मैनेजर से पूछती है कि ब्रांच मैनेजर क्या आप ठीक हो। लेकिन ब्रांच मैनेजर वो तो अपने ही अलग सदमे में था। वो सोचता है कि मैं पागल हो गया था जो कि मैंने उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। एक नोबल दूसरे नोबल को मारना चाहता है। जो भी पर्सन इस गिल्ड में ऐसा रिक्वेस्ट लेके आया था उसका दिमाग ही सच में खराब था। लेकिन मेरे पास इसे एक्सेप्ट करने के अलावा कोई रास्ता भी तो नहीं था। हमें पता चलता है कि जब पहली बार ब्रांच मैनेजर के पास डेट्रिच हरमन का रिक्वेस्ट आया तो वो इस रिक्वेस्ट को देख के थोड़ा हैरान हो गया था। इसलिए उसने इसे हायर अप्स की रिपोर्ट की क्योंकि वो इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। लेकिन हायर अप्स की लेटर देखते हुए उसे पता चला फ्यूचर के हरमन फैमिली के पेट्रियट डेट्रिच हरमन की रिक्वेस्ट को वो मना नहीं कर सकते। इसलिए ना चाहते हुए भी ब्रांच मैनेजर को इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना पड़ा कि वो इसे करना नहीं चाहता था लेकिन वो इसे मना भी तो नहीं कर सकता था। इसलिए ब्रांच मैनेजर ने डेट्रिच हरमन को पेंटालिन गिल्ड के बारे में बताया ताकि वो उसकी हेल्प कर सकते हैं। अगले सीन में एक बंदे को देखते हैं जो कि कहता है क्या हमें धमकी दिया जा रहा है, वो भी एक लो रैंक का मार्क्यूस का सबसे छोटा बेटा। जिमी मुझे एक बात बताओ, क्या मार्क्यू हाउस क्या तुम्हारा कोई दोस्त है? क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें क्या बोलना है और क्या नहीं? जिमी कहता है कि सर मुझे माफ़ करना। ब्रांच मैनेजर सोचता है कि जिमी एक न्यूबी है जो कि हमने कुछ महीने पहले ही उसे रिक्रूट किया है। वो इंफॉर्मेशन जमा करने में काफ़ी स्किल्ड है। रहा सवाल उसकी दूसरी क्वालिटी की, मैं कभी कभी सोचता हूँ आखिरकार मैंने उसे रिक्रूट ही क्यों किया। फिर ब्रांच मैनेजर पेंटालिन गिल्ड के बारे में सोचता है कि वो अपना मिशन कभी फेल नहीं करते लेकिन फिर भी उनका टारगेट अभी भी जिंदा है। और मुझे ये भी नहीं पता कि जैक वॉलंटियर को मारने के लिए कितना पैसा दिया गया था। ये भी नहीं पता कि एसिसन अभी टेरिटरी में ही है कि कहीं और। क्या वो पकड़े जा चुके हैं? नहीं, अगर वो पकड़े गए होते तो जैक वॉलंटियर को पता होता तो उसे मारने के लिए उन्हें कितना पैसा मिला है। फिर वो जिमी से पूछता है कि जिमी तुम्हें डेट्रिच के बारे में पता चला, क्या उसने सेरेमनी में पार्टिसिपेट किया था? जिमी कहता है कि नहीं। तो ब्रांच मैनेजर कहता है कि और भी डिटेल्स में बताओ। जिमी बताता है कि डेट्रिच जो कि कल रात जहां पर रुका था पर सिर्फ उसके सर्वेंट को ही देखा गया है। कल रात से ही डेट्रिच और उसके बॉडीगार्ड गायब है। ये बात सुन के ब्रांच मैनेजर हैरान हो जाता है और कहता है क्या वो गायब है? ये बात बहुत अजीब है। जिमी जरा इसके बारे में सोचो। मान लो कि तुम पे 9 सर्कल का एक माना यूजर अटैक कर रहा है, वो भी 30 6 सर्कल एसेसिन के साथ, क्या वो उस सिचुएशन में बच सकता है? जिमी कहता है कि सोच के ही गुजबम आ गए लेकिन ये बहुत डरावना है। ब्रांच मैनेजर कहता है यही तो मैं कहना चाहता हूँ, अगर वहाँ से कोई नहीं भाग सकता तो इसका मतलब साफ है या तो किसी ने उन्हें गायब कर दिया होगा या तो वो मर चुके होंगे। जिमी कहता है तो इसका मतलब यह है कि पेंटालिन गिल्ड ने अपना मिशन को फेल कर दिया है। ब्रांच मैनेजर कहता है कि कमीने उसका टारगेट अभी भी जिंदा है, क्या तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया? जिमी कहता है कि हाँ बॉस मुझे समझ में आ गया। ब्रांच मैनेजर सोचता है कि भले ही जैक को किसी ने प्रोटेक्ट किया हो लेकिन फिर भी वो एसिसन का टारगेट था, उसे नर्वस तो होना चाहिए था लेकिन वो बिल्कुल भी नर्वस नहीं था। हाल ही में असेंबल सिटी आए हुए लोगों में से मार्क्यूस हाउस के भी कुछ नाइट थे लेकिन वो इतने भी ताकतवर नहीं थे जो कि 9 सर्कल माना यूजर को मैच कर पाए। तभी ब्रांच मैनेजर ड्यूक असेंबल के बारे में सोचता है क्या उसने कहीं जैक को प्रोटेक्ट तो नहीं किया। हालांकि सुनने में आया था कि ड्यूक असेंबल ने जैक को एक मेंशन भी दिया था। अगर जैक वॉलंटियर ड्यूक असेंबल का इंपॉर्टेंट गेस्ट है तो ये क्लियर है कि वो इसमें इन्वॉल्व जरूर होगा। लेकिन ड्यूक असेंबल के जेल में लगी आग के बारे में अभी तक किसी को पता नहीं चला। मन में सोचता है कि इसमें बहुत चीज मिसिंग हो रहा है। फिर ब्रांच मैनेजर जिमी से कहता है टीयर टेरिटरी के गिल्ड के ब्रांच मैनेजर से कांटेक्ट करो और उन्हें जैक वॉलंटियर के इंफॉर्मेशन जमा करने को बोलो। जिमी इसके लिए मान जाता है। आगे ब्रांच मैनेजर बोलता है कि और हाँ कुछ लोगों को जमा करो और उनके साथ तुम पता लगाओ डेटा गिल्ड कहाँ कहाँ पैसा छिपा सकती है, उस जगह के बारे में पता करो। जिमी कहते हैं ये सर। ब्रांच मैनेजर जाते जाते रुक जाता है। जिमी पूछता है कि क्या और भी कुछ ऑर्डर है? ब्रांच मैनेजर कहता है कि हाँ हायर अप्स को एक लेटर लिखो जिसमें डेट्रिच हरमन का रिक्वेस्ट फेल हो चुका है और पेंटागिल्ड के असिस्टेंट वो गायब हो चुके हैं और उन्हें सावधान रहने के लिए भी कहना क्योंकि इसमें ड्यूक असेंबल भी इन्वॉल्व है। तभी ब्रांच मैनेजर को मास्टर के बारे में याद आता है और कहता है नहीं मुझे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। पर वो जैक वॉलंटियर के साथ वो लेडी कौन थी? एक मोमेंट पर जब हमारी एक दूसरे की नजर मिली तब मुझे फील हुआ मानो एक शिकारी एक शिकार को देख रहा है। नहीं मुझे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। और ये सोचते सोचते वो उसी लड़के के पास पहुंच जाता है। वो लड़की ब्रांच मैनेजर से पूछती है कि ब्रांच मैनेजर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? ब्रांच मैनेजर कहता है कि मैं तो बस तुम्हारा काम देखने आया हूँ कि तुम ठीक से काम कर रही हो कि नहीं। सीन कट होता है। हम जैक और मास्टर को देखते हैं जो कि अपने मेंशन की ओर जा रहे थे। तभी वो कुछ देखते हैं। वो देखते हैं कि चार्लेट और थेनोस वो आपस में लड़ रहे थे। चार्लेट थेनोस के ऊपर अटैक करती है पर थेनोस उसको ब्लॉक कर लेता है। जैक उनकी फाइट देख के उसको लग रहा था कि दो चूजे आपस में लड़ रहे। थेनोस चार्लेट को पीछे ढकेल देता है लेकिन जैक को समझ में नहीं आ रहा था कि वो दोनों आपस में क्यों लड़ रहे। मास्टर उन्हें देख के कहते कि मुझे थोड़ा डाउट है। जैक पूछता है किस बारे में? मास्टर कहते हैं कि थेनोस वो बच्चे, क्या तुम्हें लगता है कि वो कल वाले रात वाले बच्चे को वो हरा सकता है? एक मास्टर
मास्टर की बात सुन के समझ जाता है कि मास्टर बेकमैन के बारे में बात कर रही है। जैक मास्टर को बड़ी कॉन्फिडेंटली हाँ बोलता है। फिर मास्टर चार्लेट के बारे में बात करने लगती है कि चार्लेट ने कभी भी शॉट को नहीं पकड़ा, तुम इसे देख ही सकते हो। जैक कहता है कि हाँ उसने तो ठीक से शॉट पकड़ा भी नहीं है और उसे यह भी नहीं पता कि अपने ओपोनेंट से कितना डिस्टेंस भी बनाना है। मास्टर कहते हैं कि हाँ लेकिन फिर भी चार्लेट थेनोस के ऊपर भारी पड़ रही है। जैक कहता है कि हाँ आप सही हो, देख के कोई भी बता सकता है कि चार्लेट को पीछे ढकला जा रहा है, लेकिन जो असल में पीछे ढकला जा रहा है वो थेनोस है। देखने में थेनोस चार्लेट से स्ट्रांग है, लेकिन चार्लेट थेनोस के साथ खेल रही है। उसने कभी भी शॉट को नहीं चलाया, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? नहीं पता चलता कि जैक आगे क्या सोचता है, लेकिन वो मास्टर को शर्त लगाने के लिए कहता है। मास्टर कहते हैं क्या शर्त, कैसा शर्त? जैक कहता है कि 9 साल, मैं 9 साल में थेनोस को इतना स्ट्रांग बना दूंगा जो कि बेकमैन को बहुत आसानी से हरा देगा। मास्टर कहते हैं क्या बस 9 साल? लेकिन बेकमैन जो अभी स्ट्रांग है वो 9 साल में और कितना स्ट्रांग हो जाएगा, क्या तुमने इसके बारे में सोचा? जैक कहता है कि मास्टर क्या आपको डर तो नहीं लग रहा मुझसे शर्त लगाने में? मास्टर कहते हैं कि इंटरेस्टिंग, मुझे शर्त मंजूर है। जैक कहता है कि मास्टर जैसा कि हमने शर्त लगाया, हारने वाले को जीतने वाले के एक विश को पूरा करना होगा। मास्टर कहते हैं कि मैं क्यूरियस हूँ कि तुम उस बच्चे को कैसे ट्रेंड करोगे। जैक आगे चाहते हुए कहता है कि मास्टर मेरे पास ऐसे बहुत से तरीके हैं थेनोस को ट्रेंड करने के लिए। फिर जैक थेनोस और चार्लेट के पास जाके उनकी फाइट को वहीं पर रोकने के लिए कहता है। चार्लेट थोड़ी घबराई हुई थी, वो जैक से कहती है कि बॉस हम तो यहाँ पर बस इस पार कर रहे थे, थेनोस भी अपनी नजरें छुपा रहा था। उन्हें ऐसा देख समझ जाता है कि वो लोग गलत समझ रहे। फिर जैक चार्लेट को कहता है कि चार्लेट घबरा जाती है, लेकिन जैक उसकी तारीफ करता है कि वो शॉट चलाने में काफी टैलेंटेड है। चार्लेट अपनी तारीफ सुन के खुश हो जाती है। जैक आगे कहता है कि मैंने तुम्हारी पूरी फाइट नहीं देखी, लेकिन तुम 3 बार हिचकिचाई। चार्लेट को समझ में नहीं आता 3 बार हिचकिचाने का क्या मतलब है। जैक बताता है कि तुमने 3 बार थेनोस की अटैक को रोकने की कोशिश की और 2 बार सक्सेस रही। ये बहुत अच्छा था, तुम शॉट में काफी टैलेंटेड हो। मुझे अगली बार पता लगाना होगा कि क्या तुम मैजिक में भी टैलेंटेड हो या नहीं। तुम बहुत अच्छी हो, मैं तुम्हारे लिए केक लेके आया हूँ, चलो तुम इसे सेली के साथ खाओ, मुझे थेनोस से थोड़ा बात करना है। चार्लेट के जाने के बाद जैक थेनोस से कहता है तुम जानते हो कि तुम अभी भी हार चुके थे। थेनोस कहता है कि हाँ। जैक कहता है कि चार्लेट शॉट चलाने में टैलेंटेड है और साथ ही क्लोज कॉम्बैट में भी। वो इसलिए हिचकिचा रही थी क्योंकि उसे नहीं पता कि काउंटर अटैक कैसे करना है। मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ अगर ये फाइट और 2 महीने तक चलती तो तुम जमीन पे पड़े होते। थेनोस वो कुछ नहीं बोल पाता। जैक कहता है कि क्या तुम जिद्दी हो या एरोगेंट? थेनोस को समझ में नहीं आता। जैक बताता है कि एक बच्चे का कार बहुत छोटा होता है। ये फैक्ट कि वो थक गई थी तुम्हारे अटैक को रोकते हुए, लेकिन फिर भी वो तुम्हारे अटैक को रोक रही थी। क्या तुम इसका मतलब समझते हो? उसने तुम्हारे अटैक पैटर्न को पहले ही समझ लिया था कि तुम किधर से अटैक करने वाले थे। क्या उसे पता है कि इस कंडीशन में उसे क्या करना चाहिए? थेनोस कहता है कि इस बारे में तो वो आगे कुछ नहीं बोल पाता। जैक कहता है कि यह बहुत सिंपल है, उसे अपने अटैक पैटर्न को बदल के दूसरे डायरेक्शन से अटैक करना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तुमने बस उसी तरह अपना शॉट चलाया जिस तुम पहले ट्रेनिंग करते थे, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा, मुझे तुम्हारी जरूरत है, पर उसके लिए तुम्हें एक बार मरना होगा। थेनोस हैरान हो जाता है और कहता है क्या मरना होगा? जैक कहता है कि हाँ, क्या तुम प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं लेना चाहते? सोच में पड़ जाता है, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले और क्या नहीं। तभी जैक उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि अगर तुम्हें स्ट्रांग बनना है तो तुम्हें मरने के लिए भी तैयार होना चाहिए। जैक थेनोस को बहुत मोटिवेट करता है, जिसे सुन थेनोस इसके लिए मान जाता है। जैक मास्टर से हेल्प मांगता है कि मास्टर बस मुझे एक बार हेल्प चाहिए आपकी। मास्टर कहते हैं कि वो क्या है? जैक बताता है कि उसे इल्यूजन का यूज करना है, वो इल्यूजन मैजिक को क्रिएट करना चाहता है और जैक उसे सारा बात बता देता है, लेकिन मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि उन दोनों के बीच में क्या बात होती है। जैक एक ऐसा इल्यूजन मैजिक को क्रिएट करना चाहता है जिसमें थेनोस जाके एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट के साथ फाइट करते हुए ट्रेंड करेगा, लेकिन जैक के पास इतना माना नहीं है जो कि उस इल्यूजन मैजिक को वो पूरी तरह से कंप्लीट कर पाए, इसलिए वो मास्टर की हेल्प चाहता है। हम देखते हैं कि जैक एक इल्यूजन सर्कल को भी क्रिएट कर रहा था। मास्टर उस सर्कल को देखती है, वो कहती है उस सर्कल को देखते हुए कि ये तो डेथ रूल इल्यूजन का कॉम्बिनेशन है, इंटरेस्टिंग। फिर इसके बाद हमें डेथ रूल के बारे में बताया जाता है, ये 10 सर्कल का मैजिक है, ब्ला ब्ला ब्ला। यह एक ऐसा इल्यूजन है जो कि बिल्कुल रियलिटी की तरह है, लेकिन वह उससे अलग है। अगर तुम इल्यूजन में मर गए तब तुम असली रियलिटी में वापस आ जाओगे और बहुत सारी बातें बताया जाता है, बस तुम इतना जान जाओ ये एक ऐसी इल्यूजन होगा जो कि बिल्कुल रियलिटी की तरह होगी। तुम्हें वहाँ चोट भी लगेगी, तुम वहाँ इंजर्ड भी हो सकते हो और यहाँ तक कि तुम वहाँ पर मर भी सकते हो, लेकिन रियल लाइफ में तुम नहीं मरोगे। लेकिन इस इल्यूजन मैजिक को सर्कल को कंप्लीट करने में बहुत ज्यादा माना लगता है, इसलिए जैक ने मास्टर से हेल्प मांगा था कि वो इल्यूजन मैजिक को पूरी तरह से कंप्लीट कर पाए। वही जैक मास्टर को बीच में ही रोक देता है। मास्टर पूछती है कि अब क्या हुआ? फिर जैक थेनोस से कहता है कि इसमें टोटल 10 स्टेज होने वाले हैं। स्टेज का लेवल जितना ज्यादा होगा उसका ओपोनेंट उतना स्ट्रॉन्ग होगा।
तो मुझे बताओ कि तुम कौन से स्टेट से स्टार्ट करना चाहते हो। थेनोस थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन फिर भी वो कहता है कि फर्स्ट स्टेट ठीक रहेगा। जैक कहता है कि ठीक है। फिर वो जाके सर्कल में हेर फेर करने लगता है। इसके बाद मास्टर भी अपना काम पूरा कर देती है। जैक थेनोस को आगे बढ़ने के लिए कहता है। थेनोस तो पहले घबराया हुआ था, लेकिन फिर भी हिम्मत करते हुए उस सर्कल में आगे बढ़ने लगता है। मास्टर भी थेनोस को देख रही थी। फिर वो जैक से पूछती है इल्यूजन के अंदर थेनोस का ओपोनेंट कौन होने वाला है। जैक मास्टर के कानों में कुछ बताता है। मास्टर ये सुन थोड़ा हैरान थी। वो कहती कि सच में तुम सच में बुरे लड़के हो। जैक कहता है कि हाँ, मैंने यह बात कई बार सुना है। मास्टर भी जैक के इस तरह का रिएक्शन देख के वो भी परेशान हो जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता। इसके बाद हम थेनोस को देखते हैं, जो कि अंधेरी जगह पे आ चुका था। उसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस जगह पर है। तभी उसे कुछ आवाज आती है, इसलिए वो पीछे पलट के देखता है। वो देखता है कि एक बंदा उसकी तरफ चलते हुए उसी की तरफ आ रहा है और वो बंदा थेनोस के पास जाके खड़ा हो जाता है। ये और कोई नहीं, ये जैक था जब जैक यंग था। थेनोस उसे देख अपने मन में सोचता है कि ये कौन है, ये कुछ देखा देखा लग रहा है। और थेनोस उसकी आंखों में देखता है, जो कि इमोशनलेस थे, लेकिन वो पहचान जाता है ये जैक है। जैक अपना स्वॉर्ड थेनोस की तरफ टान देता है। थेनोस अपने मन में सोचता है तो मुझे इनके साथ ट्रेनिंग करना होगा। तभी जैक थेनोस की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और वो जैक को अटैक को ब्लॉक करने के बारे में सोचता है। उस मोमेंट पे थेनोस को लगा कि टाइम बहुत स्लो हो चुका है, या ये कहना ठीक होगा कि टाइम रुक गया था, लेकिन उसने जल्दी ही रियलाइज किया कि उसका सिर कट चुका है। भी थेनोस रियलिटी में अपनी आंखें खोलता है। वो काफी डरा हुआ था। वो अपने सर को देख रहा था कि उसका सिर अभी भी सही सलामत है। जैक थेनोस के पास जाता है और उससे पूछता है कि वो क्या कर रहा है। थेनोस जैक को देख के डर जाता है। जैक अपना हाथ थेनोस की तरफ बढ़ाता है और कहता है कि तुम इतने डरे हुए क्यों हो, लगता है कि तुमने किसी भूत को देख लिया। थेनोस को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए वो जैक से पूछता है कि उसने अभी अभी क्या देखा है। जैक थेनोस को बताता है कि वो बस एक इल्यूजन था। थेनोस कहता है क्या? कहता है क्या तुमने सुना नहीं, मैंने कहा कि ये बस एक इल्यूजन मैजिक था। जैक थेनोस को बताता है कि उसमें एक्सपीरियंस की कमी है, उसने कभी भी अपने लाइफ को रिस्क में नहीं डाला है ना। थेनोस कहता है कि हाँ। जैक आगे बताता है कि तुमने जो मुझे मैजिक सर्कल में देखा था जब मैं 18 साल का था, तब मैं वैसा दिखता था। तुम्हें उसके साथ फाइट करते हुए पता चल ही गया होगा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कहूंगा तुम्हें मेरे पास्ट लाइफ के सेल्फ से फाइट करना है। तुम उसके अगेंस्ट जितना ज्यादा टाइम तक टिके रहोगे तुम उतना ही स्ट्रॉन्ग बनोगे। अगर तुम में टैलेंट की कमी है तो एक्सपीरियंस को लेके इसको कमी को पूरा करना होगा। मैंने उसे ऐसा बनाया है जो कि सिर्फ स्वॉर्ड का ही यूज करेगा, मैजिक का नहीं। वन सर्कल माना यूजर है, तो उसे हराने की कोशिश करो। थेनोस समझ जाता है, लेकिन उसे एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि जैक के पास्ट लाइफ का क्या मतलब था। जैक सोचता है कि मैंने अपने पास्ट लाइफ के बारे में थेनोस को नहीं बताया, मैं इसे कभी बाद में बता दूंगा। इसलिए जैक बात को टालते हुए थेनोस को कहता है कि क्या तुम इतने कॉन्फिडेंट नहीं हो जो कि तुम उसे हरा पाओ। थेनोस कहते हैं कि ठीक है, मैं उसे जरूर हराने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आपने कहा था। जैक कहता है कि हाँ, एक बात और, अब से तुम्हें मुझे फॉर्मली बात करने की जरूरत नहीं है। थेनोस को समझ में नहीं आता। जैक बताता है जैक थेनोस को पहले पालतू पप्पी की तरह यूज करना चाहता था, लेकिन थेनोस के साथ ज्यादा टाइम बिताने के कारण उसने अपना माइंड चेंज कर लिया। वो उसे अपने लोगों में से एक मानने लगा, इसलिए वो थेनोस के साथ एक पेट की तरह नहीं रहना चाहता। जैक थेनोस को कहता है कि तुम बहुत सॉफ्ट एक्टिंग करते हो, इसलिए अब से तुम मुझे बॉस कहोगे। थेनोस कहता है कि नहीं बॉस नहीं, क्या मैं आपको माई लॉर्ड बुला सकता हूँ। जय कहता है क्या माई लॉर्ड? ठीक है, अगर तुम्हें इससे ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है तो तुम मुझे किसी भी नाम से बुला सकते हो। थेनोस इससे काफ़ी खुश हो जाता है और कहता है कि यस माई लॉर्ड, मुझे खुशी होगी, मैं आपसे आपके केयर में रहूंगा। फिर जैक वहाँ से जाने लगता है, बोलता है मास्टर रुको, मैं भी आ रहा हूँ। सीन कट होकर हम चार्लेट को देखते हैं, जो कि चार्लेट सोचती है ओपनिंग सेरेमनी के बाद मैं बॉस का इंतजार कर रही थी, पर मेरे ज़्यादा वेट करने के बाद भी वो वहाँ पर नहीं आए। मैंने थेनोस को देखा जो कि अपनी ट्रेनिंग के लिए जा रहा था और मैं बोर हो रही थी, इसलिए मैं उसके साथ चली गई उसके साथ ट्रेनिंग करने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पर बॉस आ गए। हालांकि वो मेरी तारीफ कर रहे थे, लेकिन थोड़ा कुछ अजीब था, वो थोड़े गुस्से में लग रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने बॉस के परमिशन के बिना थेनोस के साथ फाइट की। शायद मुझे बॉस से इसके लिए माफी मांगना चाहिए। चार्लेट यही सब सोचते सोचते वो आगे की ओर जा रही होती है। तभी वो अपने सामने सेली को देखती है, जो कि उसी को देख रही होती है। चार्लेट सेली को इससे पहले कुछ बोलती, सेली उसके सामने घुटने टेक उससे माफी मांगने लगती है और कहते हैं कि मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पर आने वाली हो। सेली को ऐसा करते हुए देख वो हैरान हो जाती है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वेलेटस जो कि चार्लेट को खुद को अंकल कहता था, लेकिन असल में तो वो एक ड्रैगन था जो उसके और उसके मदर के साथ एक खिलौने की तरह खेल रहा था। इसलिए चार्लेट को ड्रैगन से नफरत हो गई। पर जैक के समझाने पर कि सेली उसके अंकल से अलग है। हालांकि जैक ने चार्लेट को नहीं बताया कि सेली ने अब तक क्या झेला है, इसलिए चार्लेट ने भी कोशिश नहीं की इसके बारे में जानने के लिए। पर अपने सामने सेली को इस तरह झुकते हुए देख के वो समझ जाती है कि उसने अभी तक क्या झेला है। इसलिए चार्लेट ने सोचा उसको गले लगाकर उसे हेल्प करने का। इसमें जैक को देखते जो कि सेली के बारे में पूछ रहा था, सेब बताता है कि वो तो सुबह से छत पर है।
अगले इसमें जैक को देखते हैं जो कि छत पर जाकर कुछ और ही देखता है। वो देखता है कि चार्लेट और सैली एक दूसरे को गले लगाए हुए हैं। जैक को भी समझ में नहीं आ रहा था कि इतने कम टाइम में ये दोनों इतने क्लोज हो गए हैं। मास्टर कहते हैं कि शायद ये कहना ठीक होगा, उन दोनों में से एक दूसरे के ज्यादा क्लोज हुई है। तभी चार्लेट नोटिस करती है कि जैक और मास्टर वहाँ पर आ चुके हैं, इसलिए वो जैक के पास जाके उससे माफी मांगने लगती है। पर जैक सैली को देखता है जो कि अभी भी अपने घुटने टेकी हुई है। चार्लेट भी देखती है कि सैली अभी भी अपने घुटने टेकी हुई है, इसलिए जाके उसको उठाते हुए कहते कि तुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तभी मास्टर कहते कि हाँ कुछ तो अजीब है, वो जो कि कल हेट्रेड से भरी हुई थी लेकिन वो आज एक अलग पर्सन बन गई है। जैक भी देख रहा होता है और कहता है कि वेल हाँ शायद उसने एक्सपेरिमेंट लैब में बहुत कुछ सहा होगा। उन दोनों को जाके उठा लेता है। फिर वो चार्लेट से बोलता है कि चार्लेट लेकिन तुमने मुझसे माफी क्यों मांगी। चार्लेट कहती है कि क्योंकि आप नाराज है, मैंने आपके परमिशन के बिना थेनोस के साथ फाइट की, मैं ऐसा दोबारा कुछ नहीं करूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो बॉस। जैक कहता है कि मैंने ऐसा कब कहा कि तुम ट्रेनिंग नहीं कर सकती, और वैसे भी मेरे परमिशन की तुम्हें जरूरत नहीं है, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, भले ही तुम मेरे सिर के ऊपर वुडन शॉट से अटैक कर दो, मैं फिर भी गुस्सा नहीं होऊंगा, हालांकि मैं नहीं बोल रहा हूँ कि तुम ऐसा करो। चार्लेट कहते कि सच में बॉस आप गुस्सा तो नहीं हो। जैक कहता है कि हाँ रे पगली मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैं तो बस थेनोस के बारे में कुछ सोच रहा था, और वैसे भी जबकि मुझे पता चल गया कि तुम शॉट चलाने में इतने टैलेंटेड हो तो आज रात हम मैजिक की ट्रेनिंग करने वाले हैं, मैं देखूंगा कि तुम क्या मैजिक में भी टैलेंटेड हो या नहीं। चार्लेट कहते हैं यस बॉस मैं इसके लिए तैयार हूँ। तभी जैक सैली की तरफ देखता है जो कि अभी भी सैड लग रही थी, इसलिए जैक सैली से पूछता है कि मैंने सेफ से सुना है कि तुमने सारा स्टिक को खत्म कर दिया, क्या वो सच में टेस्टी था, क्या वो और भी कुछ ट्राई करना चाहती है। वो घबराई हुई थी लेकिन फिर भी वो हाँ कहती है। पूछता कि क्या उसे यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा, वो इतना कमजोर क्यों दिख रही है। ये बात बहुत अजीब है कि तुम एक ही रात में इतने बदल गए, क्या तुम्हें यहाँ पर अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। बेचारी घबराई हुई थी लेकिन फिर भी हिम्मत करते हुए कहती है कि अंधेरे से घिरा हुआ एक डीमन जमीन और आसमान को बदल देगा, दुनिया में वो डिस्ट्रक्शन लाएगा। जे को सैली की बात समझ में नहीं आती। वो सैली से पूछता है क्या दुनिया के तबाह होने के बारे में बोल रही हो। सैली कहती है कि हाँ। तभी मास्टर कहती है जैक से उसने जो कहा शायद ये तीसरे ड्रैगन लॉर्ड के आखिरी वर्ड होंगे। 4000 साल पहले तीसरे जनरेशन का ड्रैगन लॉर्ड वो जो पावर को पोजिट करता था वो है फ्यूचर देखना, इसलिए वो मास्टर और फोर्थ और फिफ्थ ड्रैगन लॉर्ड के अगेंस्ट विद्रोह कर दिया, लेकिन उसने गलत बंदे के साथ पंगा ले लिया था, इसलिए वो थर्ड ड्रैगन लॉर्ड ही मारा गया। हालांकि मरते टाइम उसके बोले गए आखिरी शब्द कुछ ऐसे ही थे, जल्दी फ्यूचर में अंधेरे से घिरा एक डीमन आएगा जो कि जमीन आसमान को अलग करते हुए दुनिया में अशांति लाएगा। सीधे शब्दों में कहूँ तो मतलब दुनिया में तबाही लेके आएगा। और सैली को लग रहा होता है कि वो डीमन जैक ही है जो कि इस दुनिया को खत्म कर देगा, इसलिए सैली जैक से बहुत डरी हुई है। पता नहीं राइटर बीच बीच में क्या बकचोदी कर देता है। जैक सैली के पास बैठ जाता है और कहता है कि मुझे नहीं पता क्या चल रहा है, लेकिन जो तुमने प्रोफेसी सुना है ये बिल्कुल बकवास है, तबाही मेरा पिछवाड़ा। ये सुन सैली थोड़े गुस्से में बोलते है क्या तीसरे लॉर्ड की प्रोफेसी कभी गलत नहीं हुई है। से देख अपने मन में सोचता है कि वो क्यूट है। सैली को बताता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे पेरेंट ने कुछ गलत सुना है, तीसरे ड्रैगन लॉर्ड की प्रोफेसी वो एक बनी बनाई कहानी है। सैली ये सुन हैरान हो जाती है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। जैक बताता है कि ड्रैगन्स बस मजाक कर रहे हैं, वो सिर्फ दुनिया को दिखाना चाहता है कि ड्रैगन्स गॉड है, इस तरह की फालतू के बातों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सैली कहते हैं क्या मैं ठीक हूँ तो तुम मुझे नहीं न खाओगे। मुझे लगा था कि राइटर साला भांग खा के स्टोरी लिख रहा, अभी कुछ और बात हो रही थी, अभी कुछ और बात होने लगी। जैक सैली को कहता है लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगा, मैं तुम्हें क्यों खाऊंगा, और यहाँ तक कि मुझे ड्रैगन का टेस्ट भी पसंद नहीं। सैली कहते हैं कि क्या सच में। जैक कहता है कि जल्दी दोपहर का खाने का टाइम होने वाला है, तो मैं जानना चाहता हूँ सच बोलना तुम्हें स्टिक कैसा लगा। जैक की ये बात सुन के सैली के मुंह से पानी निकलने लगता है और वो कहते हैं कि वो काफी डिलीशियस था। जैक कहता है तो ठीक है आज हम दोपहर के खाने में स्टिक खाएंगे। सैली कहती है लेकिन मुझे ब्रेकफास्ट के टाइम में कुछ और खाना है। जैक कहता है कि ऑफकोर्स क्यों नहीं, और कल एक नया डिश बनेगी। सैली के मुंह से दोबारा पानी निकलने लगता है, अपने मन में सोचती है कि नया डिश। जैक कहता है कि वैसे हाँ मुझे एक बात और कहना है, क्या तुम दोनों ने एक दूसरे का अपना अपना इंट्रोडक्शन दिया। जैक चार्लेट को इंट्रोड्यूस करता है कि उसका नाम चार्लेट है और वो फ्यूचर में एक वेम्पायर क्वीन बनेगी। फिर वो थेनोस की तरफ इशारा करता है और उसके बारे में बताता है नाम थेनोस है, वो कॉन्टिनेंट का ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड मास्टर बनना चाहता है। आने का टाइम में सभी को अच्छे से इंट्रोड्यूस करवा दूंगा। फिर जैक चार्लेट से कहते हैं कि चार्लेट कहते हैं कि यस बॉस। जैक कहता है कि गुम्मी के पास जाओ और उसको कह दोपहर का लंच तैयार करने। चार्लेट सैली के पास जाती है, उसे पकड़ती है और अपने साथ चलने के लिए बोलती है। सैली जो कि पहले परेशान लग रही थी वो खुशी खुशी मान जाती है उसके साथ जाने के लिए। फिर वो दोनों चले जाते हैं। मास्टर जैक से कहते हैं कि सच में तुम झूठ बोलने में काफी माहिर हो। तीसरा ड्रैगन लॉर्ड वो सच में थोड़ा यूनिक था हमसे अलग, जो कि माना के बदले सोल ओरा का यूज करते हैं। वो अपने सोल ओरा का यूज करते हुए अपने एक एबिलिटी को अवेक करते हैं। तीसरा ड्रैगन लॉर्ड वो सच में फ्यूचर देख सकता था, हालांकि वो सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए ही था। जैसे कल बारिश होगी तो कल बारिश हुई थी, परसों कुछ बुरा होगा तो परसों बुरा भी हुआ था। उसने जो भी प्रोफेसी की है उनमें से एक इंसिडेंट अभी तक नहीं हुआ, वो है जल्दी फ्यूचर में अंधेरे से घिरा एक डीमन आएगा जो कि जमीन आसमान को अलग करते हुए दुनिया में तबाही लेके आएगा। जैक मास्टर से कहता है कि क्या आपको सच में लगता है कि मैं दुनिया को सच में तबाह कर दूंगा।
मास्टर कहते हैं कि हाँ, मुझे लगता है तुम दुनिया में एक ऐसे पर्सन हो जो कि दुनिया को तबाह करने के बारे में बोल सकते हो। जे कहता है कि मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ, लेकिन ये प्रोफेसी सच नहीं होने वाला, नहीं तो मैं अपने पिछले लाइफ में दुनिया को तबाह कर चुका होता। मास्टर कहते हैं क्या उसने सच में ऐसा नहीं किया है? जे कहता है कि हाँ, मैंने बस एक देश को बर्बाद किया है, उसके बाद मैं मर गया था। मेरे पास कोई जीने का वजह ही नहीं बचा था। यह कहना सच होगा कि मैं और जीना ही नहीं चाहता था। कहते तो ये प्रोफेसी गलत है। कहते कि हाँ, ये एक बकवास है। डार्कनेस से घिरा एक डीमन आएगा जो कि दुनिया को बर्बाद कर देगा। ये सुनने में ही कितना बकवास लगता है, लेकिन ये फैक्ट कि फ्यूचर पत्थर पर लिख देना, कल बारिश होगी और परसों कुछ बुरा होगा, अगर कोई ऐसा प्रोफेसी करता है तो उसे गलत साबित करने के लिए हमें बारिश को होने से पहले ही रोक देना चाहिए। और रहा साल अगले दिन फाइट होने की बात, तो हमें जाके बस उन्हें रोक देना है, फाइट नहीं होगी। फ्यूचर को एक पत्थर पर लिख देना, इसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर में वह सही होगा। सच में मैं दुनिया को तबाह कर दूंगा। जैक अपने मन में सोचता है रहा साल मास्टर के बारे में और 13 साल जीने के बाद वो मर जाएगी, तब मैं सच में गुस्सा हो जाऊंगा। मास्टर वहाँ से जाने लगते हैं। जैक कहता है कि मास्टर रुको, मैं भी आ रहा हूँ। इसी के साथ दोपहर के खाने का टाइम हो जाता है और इसी के साथ हमें सभी के बारे में एक एक करके बताया जाता है। सबसे पहले थेनोस जो कि 17 साल का है, उसके बाद चार्लेट जो कि 11 साल की है, और उसके बाद सेली जो कि 10 साल की है, और एंड में मैं जो कि 14 साल का हूँ, और आखिर में हमारा शेफ गिमी जो कि बहुत अच्छा खाना बनाता है। हमें उसके उम्र के बारे में नहीं पता, लेकिन जैक को उसका खाना बहुत पसंद आता है। तभी जैक कुछ नोटिस करता है और वो चार्लेट से पूछता है कि चार्लेट तुम मीट के ऊपर खून लगा के नहीं खा रही हो? चार्लेट कहती कि ओ उस बारे में, और जैक के कानों के पास आके कहती है। हमें पता चलता है कि सेली उनके साथ जो कि पहली बार खाना खा रही है, इसलिए चार्लेट नहीं चाहती है कि वो खून को देख के डर जाए। वो लोग खाने के साथ साथ हंसी मजाक भी कर रहे होते हैं। जैक को भी बहुत अच्छा खाना लगता है। जैक की तरफ देखती है और उसे पूछते है कि वो ट्रेनिंग क्यों नहीं कर रहा। मास्टर की ये बात सुन के जैक का खाना उसके गले में ही अटक जाता है। वो मास्टर की तरफ देखने लगता है। मास्टर को भी कुछ समझ में नहीं आता। जैक कहता है कि क्योंकि मेरे लिए 2 सर्कल इनफ है। मास्टर आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हमें पता चलता है कि जैक जो कि रिग्रेशन होकर अपने 14 साल की बॉडी में तब आया था, तो उसने अपना पहला सर्कल जेल में बनाया था जहां पर कोई भी नहीं आ सकता था जल्दी, और उसने अपना दूसरा सर्कल तब बनाया जब रॉन उसके पास था उसके प्रोटेक्शन के लिए। हालांकि जैक अपने मास्टर को प्रोटेक्ट करना चाहता है, इसलिए वो सर्कल बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। लेकिन मास्टर समझ जाती है कि जैक अपना माना सर्कल क्यों नहीं बना रहा है। वह अभी भी किसी के ऊपर पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं करता। और मास्टर जैक से कहते हैं कि एक डिसेबल का मास्टर होने के फर्ज में मेरा काम होता है अपने डिसेबल को प्रोटेक्ट करना, इसलिए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। इसलिए अब तुम अपने माना सर्कल को बना सकते हो। लेकिन जैक का रिएक्शन ही कुछ और था। वो अपने मन में सोचता है अरे यार मैं कहाँ फंस गया। खाने के बाद मेरा कुछ और प्लान था। मैं असेंबल सिटी जाके थिएटर देखना चाहता था। क्या मैं मास्टर से बोलूँ मैं इसे बाद में कर लूंगा? मास्टर जैक को इस तरह सोचते हुए देख के टेबल के ऊपर हाथ पटकती है और थोड़े गुस्से में बोलती है कि क्या वो इसे नहीं करने वाला। जैक डर जाता है और अपने मन में कहता है कि मैं मास्टर के अगेंस्ट भी तो नहीं जा सकता। और जैक इसके लिए मान जाता है। वो कहता है कि बस मुझे 5 घंटे चाहिए, मैं इसे 5 घंटे में पूरा कर लूंगा। तभी हमें एल्विस गिल्ड की ओर दिखाया जाता है। हमें जिमी और ब्रांच मैनेजर को दिखाया जाता है। जिमी बताता है कि हमें पता चल गया जैक वॉलंटियर को मारने के लिए कितना पैसा दिया गया था, 50,000 गोल्ड। ब्रांच मैनेजर बोलता है क्या एक नोबल पर्सन ने एक फैमिली के छोटे यंग मास्टर को मारने के लिए 50,000 गोल्ड दिया था? क्या तुम श्योर हो? जिमी कहता है कि हाँ, हमें पर्सनली उनके सर्वेंट से पता चला। ये सुन के तो ब्रांच मैनेजर के भी पसीने छूट जाते हैं। वो कहता है कि हरमन के होने वाला पेटर्च वो सच में पागल है। 1000 गोल्ड डिजिट हरमन ने जैक वॉलंटियर को सिर्फ मारने के लिए यूज किया था। एक डिस्काउंट का सालाना इनकम 30,000 गोल्ड होता है। भले ही वह डिट्रिच हरमन फैमिली का होने वाला पेट्रियाज है, लेकिन उसके पास इतना सारा पैसा कैसे आया? वो भी सिर्फ एक पर्सन को मारने के लिए इतना सारा पैसे को खर्च करना, क्या वो कोई इलीगल काम करता है? जिमी कहता है कि रूमर से कि डिट्रिच हरमन ने खुद से एक बिजनेस को स्टार्ट किया था, लेकिन हमारे इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ भी नहीं था। ब्रांच मैनेजर कहता है क्या सच में? क्या तुमने इसके बारे में पता किया? वो लोग इसी तरह और भी बात करने लगते हैं कि डिट्रिच हरमन को इतना सारा पैसा किसने दिया होगा और इसके पीछे कौन है। लंबे टाइम तक बात करने के बाद ब्रांच मैनेजर समझ गया कि डिट्रिच हरमन के पीछे बहुत बड़े बड़े लोग थे। ब्रांच मैनेजर का कोई इंटेंशन नहीं है कि वो उनका पीछे जाए, उनके बारे में पता करे। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो पैसा जो असिस्टेंट को हायर करने के लिए यूज किया गया था, क्या वो मिला? जिमी कहता है कि उन्होंने आधा हिस्सा को खोज लिया है। ब्रांच मैनेजर कहता है क्या आधा हिस्सा मिल गया है? अब मैं इस बात पर श्योर हूँ कि असिस्टेंट का मिशन वो फेल हो चुका है और पेंटागिल्ड के असिस्टेंट वो मारे जा चुके हैं, तो वो हमें नहीं छोड़ते। हम उनकी जांच पड़ताल कर रहे हैं। ये जान के ब्रांच मैनेजर जिमी को आधे हिस्से के बारे में पता लगाने को कहता है और बोलता है कि अब मुझे भूख लगी, इसलिए अब मैं खाने जा रहा हूँ। तो जिमी कहता है कि बॉस मेरे लिए भी कुछ लेके आइएगा। ब्रांच मैनेजर कहता है कि ठीक है, लेकिन जितना हो सके बाकी के आधे पैसे के बारे में पता करने की कोशिश करो। जिमी कहता है कि ठीक है बॉस, मैं समझ गया, लेकिन मेरे पास एक क्वेश्चन है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि हम इस इंफॉर्मेशन को हायर अप से क्यों छुपा रहे? ये सुन के ब्रांच मैनेजर उसको घूरने लगता है। जिमी की भी थोड़ी फट जाती है। ब्रांच मैनेजर कहता है कि हम इसे छिपा नहीं रहे, बल्कि मैं इसे खुद के तरीके से निपटा रहा हूँ ताकि हायर अप्स को ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। वह सभी बिजी लोग, तुम्हें पता होना चाहिए। जिमी कहता है कि हाँ बॉस, मैं समझ गया, अब सच में अमेजिंग हो। मैं एक बंदे को देखते हैं, वो कहता है कि वेलकम वेलकम सर, मैं आपके लिए कितने रोटी को पैक करूँ? मैनेजर कहता है कि 6 पैक कर दो।
तभी ब्रांच मैनेजर को जिमी की बात याद आती है कि हम इसे हायर अप से क्यों छुपा रहे, क्योंकि मैं किसी के ऊपर भरोसा नहीं करता। तभी उसे जैक की बात याद आती है, अगर तुमने मेरे पैसे को नहीं खोजा तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। मेरा कोई इंटेंशन नहीं है गिल्ड के वफादार होने के चक्कर में मर जाना। जान प्यारी है, मुझे जो करना पड़े मैं करूंगा। ऐसे में जैक को देखते जो कि बैठ के मेडिटेट कर रहा था माना सर्कल को बनाने के लिए। पर चार्लेट सेली मास्टर भी होती है, लेकिन सेली को जैक के ऊपर अभी भी डाउट हो रहा था। जैक वही डीमन तो नहीं, और ये सोच सोच के उसके पसीने भी छूट रहे थे। उसे जैक के बारे में याद आता है कि जैक ने उसको कैसे बचाया था, इसलिए वो अभी भी कंफ्यूज रहती है क्या उसे जैक के ऊपर भरोसा करना चाहिए या नहीं। दूसरी ओर जैक को देखते जो कि 1 घंटे के अंदर वो अपने तीसरे सर्कल को बना लेता है, 2 घंटे के अंदर उसने चौथे सर्कल को बना लिया होता है, और 3 घंटे के अंदर उसने 5वें सर्कल को भी बना लिया होता है। इसे देख चार्लेट के साथ साथ सेली भी हैरान हो जाती है। अब सेली को शक होने लगता है जैक के ऊपर, क्या वो कोई नॉर्मल ह्यूमन है भी कि नहीं। सेली को देख के समझ जाती है कि वो क्या सोच रही है, इसलिए वो सेली से कहती है कि क्या तुम अपसेट हो, सबसे पहले तो तुम शांत हो। सेली कहती है कि ठीक है मैम। और मास्टर सेली को माना और सर्कल के बारे में बताने लगती है कि माना और सर्कल कैसे बनता है, और मास्टर सेली को माना और सर्कल कैसे क्रिएट किया जाता है उसका सारा प्रोसेस बता देती है। और मुझे पता है कि तुम क्या सोच रही हो, लेकिन तुम्हें मीनिंगलेस बातों को लेकर ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। क्या वो सोच रही हो कि मैं और मेरा स्टूडेंट कौन है। सेली कहती कि थोड़ा थोड़ा। मास्टर कहते कि मैं अपने बारे में तो तुम्हें बता सकती हूँ, लेकिन मैं उसके बारे में तुम्हें नहीं बता सकती। सेली कहती कि ओ अच्छा, और अपने मन में सोचती है शायद ऐसा इसलिए क्योंकि मैं आउटर साइड से हूँ। मास्टर समझ जाती है कि सेली अभी क्या सोच रही है। वो कहती है एक्चुअली मैं भी उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती। सेली कुछ नहीं बोलती, वो चुपचाप रहती है। तभी मास्टर उसको गले लगा लेती है और कहती है कि मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ एक्सपेरिमेंट लैब में, लेकिन तुम्हें उसके ऊपर ट्रस्ट करना होगा। जब तक तुम उसके साथ रहोगे दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो कि तुम्हें हार्म कर पाए। सेली कहते कि हाँ मुझे विश्वास है। इसके बाद हमें बताया जाता है जैक अपने माना सर्कल को बनाने के साथ ही वो एसेंबल सिटी निकल गया घूमने के लिए। जैक को देखते जो कि अपने मन में सोचता है 14 साल की एज में 5th सर्कल तक पहुंचना, ऐसा नहीं कि मैं इसे फेंक रहा हूँ, लेकिन एक हिस्ट्री है। मेरा बॉडी हमेशा से ही इतना कैपेबल था नहीं, ये जरूर सावलोरा के कारण हुआ होगा, इसलिए मैं इतने तेजी से ग्रो कर रहा हूँ। लेकिन जैक और भी स्ट्रॉन्ग होने के बारे में सोच रहा होता है। वो अपने प्रीवियस लाइफ में इस लाइफ में और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा ताकि वो अपने मास्टर को और अपने बहन को प्रोटेक्ट कर सके। वहाँ का परफॉर्मेंस खत्म होने के साथ ही सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। सेली और चार्लेट भी तालियां बजा रही होती है। हमें यहाँ पता चलता है कि वो लोग थिएटर घूमने आए थे। जैक सोचता है क्या परफॉर्मेंस पहले ही खत्म हो गया। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, सेली इतने मास्टर के क्लोज कब हुई। तभी मास्टर जैक से कहते हैं कि मुझे लगता है कि ये शो तुम्हारे पसंद का नहीं था। जैक कहते हैं कि नहीं ये सच नहीं है, ये शो काफी इंटरेस्टिंग था। और जैक शो के बारे में बताने लगता है कि मेन कैरेक्टर ने कैसे दूसरी लड़की को धोखा देते हुए अपने प्रेमिका के पास चली गई। मास्टर चार्लेट सेली उसको सुन रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए जैक बात को पलटते हुए कहता है कि हमें अब शायद खाने के लिए चलना चाहिए। इसके बाद वो लोग रेस्टोरेंट जाते हैं। वहाँ पर एक सर्वेंट उनका स्वागत करती है और उन्हें एक खाली जगह पे लेके जाती है। चार्लेट सेली से कहते हैं कि आज का दिन काफी मजेदार था। सेली भी कहते हैं कि हाँ आज का दिन सच में काफी मजेदार था। तभी जैक को साइड से आवाज आती है तो वो साइड में पलट के देखता है। वो देखता है ब्रांच मैनेजर को जो कि वेटर उसका स्वागत कर रही होती है। ब्रांच मैनेजर की नज़र वो जैक की तरफ जाती है, इसलिए वो जैक के पास जाता है। वो जैक से कहता है कि मैंने उम्मीद नहीं किया था कि हम इस तरह यहाँ पर मिलेंगे। जैक कहता है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम हमें यहाँ फॉलो करते हुए नहीं आए। इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म होता है। तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। साइन हो रहा।